अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमें जी आज जॉइन किया आप सबके जाने पहचाने संजय संजय दीक्षित जी ने। बहुत शुक्रिया सर कि आज आपने जॉइन किया। Good afternoon to you and to all your viewers. Thank you very much for having me on your show. थैंक यू सर। तो सर आज हम आपसे ज़रा सा ये समझना चाहेंगे कि ये जो रिलीजियस इंटॉलरेंस बढ़ता जा रहा है भारत में, हम देख रहे हैं। पाकिस्तान में तो खैर काफ़ी टाइम से था और है, और क्योंकि हमने कंट्रोल नहीं किया शुरू से, तो अब उसको बहुत ज़्यादा कहना चाहिए कि वो फैल चुका है। लेकिन भारत में हमने ऐसा नहीं सुना था कि नहीं समझा था या नहीं सोचा था कि जो माइनॉरिटी है वो कभी मेजॉरिटी को जो है वो दबा लेगी, या इस तरह की बातें हमें देखने को मिलेंगी। जैसे अभी रिसेंटली किशन पटवार, उनका मर्डर हुआ, वो केस चल रहा है। उस पे भी यही कहा गया। साथ ही हमने कुछ वीडियो क्लिप्स भी देखे जिसमें हिंदुस्तान के अंदर नारे लग रहे हैं सर तन से जुदा वाले। ये सब क्या है? और सर ये आरएसएस और हिंदुत्व का जो कहा जाता है पाकिस्तान में, हमारे प्राइम मिनिस्टर भी कई बार कह चुके हैं कि जी जब तक ये है तो भारत से बात नहीं हो सकती। तो ये असल में ये सब कुछ क्या हो रहा है? आप थोड़ा सा हमें मतलब समझाइए कि आखिर भारत किस तरफ जा रहा है, वहां पे इस तरह का इंटॉलरेंस क्यों हम देख रहे हैं? देखिए, ये जहाँ तक ये माइनॉरिटी ऐसा कैसे कर सकती है कि बात है, तो वो तो आपने 1947 में देखा था कि 1947 में एक माइनॉरिटी जो अपने आप को माइनॉरिटी कहती थी, अपने आप को विक्टिम प्रोजेक्ट करती थी, उस माइनॉरिटी ने एक अलग मुल्क बनवा लिया। और इसका जो मैं कहूँगा कि बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल सरदार पटेल थे उस समय डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भारत के। उन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में एक डिबेट में कहा था, क्योंकि वही लोग जो पाकिस्तान बनवाने में सबसे आगे थे वो पाकिस्तान बनवाने के बाद भारत में ही रह गए, और भारत में रह के उसके बाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बैठ के वही सारी चीज़ें दोबारा कि साहब हमको जो है प्रोटेक्शन मिलना चाहिए, हमको सेपरेट इलेक्टोरेट मिलनी चाहिए, वही चीज़ें जिनकी वजह से पार्टीशन हुआ, मुल्क तकसीम हुआ, वही सारी चीज़ें जब वो वहाँ पे बैठ के कह रहे थे, तो सरदार पटेल ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कहा था कि ऐसी माइनॉरिटी जो मुल्क को तकसीम करवा सकती है वो माइनॉरिटी है ही नहीं, सबसे पहली बात। और मैं उसमें और ये आगे आपको और तजवीज़ करता हूँ कि ये जो सो कॉल्ड माइनॉरिटी है, ये एक एग्रेसिव और जिसको हम कहते हैं एग्रेसिव है, प्रोसेलिटाइजिंग है, और प्रोसेलिटाइजिंग के साथ साथ इसने एक ये तजवीज़ कर रखी है, जो पूरा का पूरा जो मुल्ला मौलाना क्लास है, जिसको भारत में उसी तरह की आज़ादी दे दी गई जैसी कि उनको पाकिस्तान में है। और ये देखते हुए भी कि इन लोगों ने क्या रोल प्ले किया था भारत को तकसीम कराने में, उसके बाद भी रिलीजियस फ्रीडम के नाम पर इनको प्रोपगेशन की भी है, रिलीजियस प्रोपगेशन की भी आज़ादी दे दी गई। और उसका नतीजा ये है, उसके नतीजे में लगातार ये वही काम करते आ रहे हैं जो इन्होंने मुल्क को तकसीम करने से पहले किया था। यानी कि ये पाकिस्तान में तो एक भी माइनॉरिटी को रहने नहीं देंगे, और हिंदुस्तान में ये मेजॉरिटी के ऊपर अपनी कुव्वत यानी डोमिनेशन वो स्टैम्प करेंगे, जैसा कि इनके हिसाब से जो कहते हैं कि साहब हमने 700, 800, 1000 साल जो भी कहते हैं मतलब हमने हिंदुस्तान पर राज किया है, और चूंकि ये दारुल खिलाफत है तो इसलिए हमारा हक है कि हम दारुल खिलाफत पर फिर से कब्जा करें। यानी कि जिस तरह से स्पेन था या बाल्कन्स या ग्रीस या आपके ईस्टर्न यूरोप के जो पार्ट्स थे, और जिस तरह से भारत है, तो इसके ऊपर चूंकि ये दारुल खिलाफत रह चुका हुआ है, इसलिए ये हमारा फर्ज है कि हम इसके ऊपर दोबारा कब्जा करें। और इसके लिए फिर ये तरह तरह के यहाँ पर आपके इंस्टीट्यूशंस चलाते हैं। ये जो आपका जो कृष्ण भरवाड़ वाला जो किस्सा है, उसमें जो 2 इंस्टीट्यूशन सामने आए हैं, उसमें से एक तो कराची बेस्ड एक
दावत इस्लामी नाम का एक इदारा है, और दूसरा जो ये एक मौलाना पकड़ा गया है दिल्ली से, ये एक चलाता है फरोग इस्लाम, यानी एडवांसमेंट ऑफ इस्लाम करके एक ये फरोग इस्लाम चलाता था दिल्ली में। और आप इसकी हिम्मत और हिकमत देखिए कि इसने बाकायदा पब्लिक में आकर ये अनाउंस किया था कि हमारे पास जो है वो गुस्ताखों की लिस्ट है और हम उन गुस्ताखों से निपटेंगे। यानी कि यहाँ लाखों मस्जिदें हैं, करीब एक कंजर्वेटिव है कि साहब 3 लाख मस्जिदें, 3 लाख मस्जिदों में लाउड स्पीकर लगा लगा के, आप भी जानती हैं आपके यहाँ भी लाउड स्पीकर लगा के चलाते हैं, लेकिन आपके यहाँ तो चूंकि इस्लामी मुल्क है तो थोड़ा बहुत कुछ कंट्रोल वंट्रोल किया हुआ बताया है, पता नहीं है कि नहीं है, लेकिन जब अखबारों में पढ़ लेंगे कुछ कंट्रोल है। यहाँ तो ये बिल्कुल बेशर्मी से, और बिल्कुल आप ये देखिए कि एक बदतमीजी से ये दिन में 5 बार, यानी कि एक पोल्यूशन कंट्रोल, नॉइज पोल्यूशन कंट्रोल का पूरा कानून है, सुप्रीम कोर्ट बार बार कह चुका है, लेकिन इनकी बेशर्मी बदतमीजी इस हद तक है कि ये 5 बार सबको सुनाते हैं कि जो मतलब है ला इलाहा इल्लल्लाह, कि अल्लाह के अलावा और कोई ईश्वर नहीं है, ये लोगों को सुनाते हैं। बाकी आपके क्रिश्चियंस को सबको ये सुनाते हैं 5 बार। और एक बार उस कृष्ण बरवाड़ ने ये कह दिया कि साहब हमारे कृष्ण जी अल्लाह से ऊपर हैं, तो वो गुस्ताख हो गया और उसको वाजिबुल कत्ल हो गया, और न केवल वाजिबुल कत्ल हो गया, उसका कत्ल कर दिया गया। तो अब देखिए इंटरनेट का ज़माना है, इंटरनेट के ज़माने में इस तरह की दरिंदगी, इस तरह की इंटॉलरेंस अब मेजॉरिटी बर्दाश्त नहीं करेगी। ये लबोलबाब जो है ये पूरी घटना का ये है। और आप देख रहे हैं कि पिछले, जैसे इसका मैं एक वीडियो देख रहा था, उसमें कह रहा था कि 5 साल में जितनी गुस्ताखी हुई है उतनी पिछले 100 साल में नहीं। तो ये तो भाई इंटरनेट की वजह से है। मौलाना कासमी, ये जो भी है, क्या नाम है इनका, कमर गनी कासमी, इसके पहले एक और भाई साहब पकड़े गए थे, क्या नाम था उनका, वो सिद्दीकी साहब, कलीमुद्दीन सिद्दीकी। वो अपना एक वो अलग से एक वो दावत इस्लाम का एक अपना परचम चलाते थे, जिसमें पता नहीं कितने करोड़ों, करीब 100 करोड़ रुपए उन्होंने इकट्ठे करके, और चारों तरफ आप जरा हिम्मत देखिए कि जहां 80% ये सिर्फ यहाँ 14% है, 86% नॉन मुस्लिम है, और इनकी तवक्को ये है और इनका तसव्वुर ये है कि ये इस पूरे कंट्री को दावत और जिहाद के जरिए इसको कन्वर्ट कर लेंगे। अब जब इस तरह की बातें होंगी तो आपको क्या लगता है कि सामने वाले चुप बैठे रहेंगे? लेकिन सर आप इसमें सारा इल्जाम क्या सिर्फ इंटरनेट को देंगे? इंटरनेट नहीं था तब भी ये बातें हो रही थी, और सब लोग तो इंटरनेट इस्तेमाल कर भी नहीं रहे, हर एक के पास इंटरनेट है भी नहीं। इंटरनेट को सारा इल्जाम नहीं दे रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि ये चीजें थी, लगातार थी। 1947 इसका एग्जाम्पल है, ये थी, लेकिन ये लोगों को अमूमन पता नहीं चलती, अब पता चलने लगी। अच्छा, सही। लेकिन सर इतनी हिम्मत बढ़ जाना कि किसी को इस तरह मार दें। चले हमारे यहाँ तो क्योंकि इस्लामिक कंट्री है, वो क्रेडिट ले जाते हैं, चाहे वो सलमान तासीर को मार दें या किसी को भी कर दें कि जी वो हमने तो बड़ा इस्लाम के लिए किया, तो इस्लामिक कंट्री में तो कुछ नहीं हुआ। लेकिन बाकी इस्लामिक कंट्री में ऐसा कुछ नहीं होता जो पाकिस्तान में होता है, लेकिन हिंदुस्तान में तो ऐसा नहीं होना चाहिए, और इसकी कुछ ना कुछ ऐसी सजा होनी चाहिए कि एग्जाम्पल रहे और लोग आगे से इस तरह की बात ना करें। और साथ ही थोड़ा सा बाहर रिलीजन के लोगों को जो है वो थोड़ा सा ये भी होना चाहिए कि एक दूसरे के रिलीजन के ऊपर डिस्कस ना करें। आपके ख्याल से ऐसा हो सकता है? देखिए, ये अगर आप जो इस्लामी किताबों को अगर आप देखेंगे तो इस्लामी किताबों में जो 70-80% जो डिस्कशन है, जो अमूमन जो बड़े स्कॉलर्स जो इसके ऊपर काम कर रहे हैं, बिल वार्नर जैसे, रॉबर्ट स्पेंसर जैसे, तो उसमें पूरा का पूरा डिस्कशन ही इस काफिरों के ऊपर है, कौमुल काफरीन के ऊपर है। तो अब ये कैसे पॉसिबल है कि एक रिलीजन तो सिर्फ
दूसरे रिलीजन्स को डिस्कस करता रहे और दूसरे उसके बारे में कतई बात ना करें। उसके लिए तरह तरह की तजवीज़ें लाते हैं, तरह तरह की स्कीम्स लाते हैं। ये अपने आप को पहले तो एग्रेशन करते हैं, फिर अपने आप को विक्टिम प्ले करते हैं। विक्टिम प्ले करने के साथ साथ फिर उसमें उसका एक शील्ड ढूंढते हैं, इस्लामोफोबिया इस तरह की बातें करते हैं। भाई इस्लामोफोबिया क्यों नहीं होगा लोगों को? इट इज अ रियल फियर। आपने देख लिया अभी जो आप कृष्ण भरवाड़ की बात कर रहे हैं, तो इस्लामोफोबिया इज रियल। ये तो पूरी दुनिया में ये कर रहे हैं, आप सब जगह देख रही है, कर रहे हैं, अमेरिका तक में कर रहे हैं। इन्होंने यूरोप में गंद मचा रखी है। ये चार्ली हेब्दो वाला आपको पूरा का पूरा किस्सा पता है। आप अफ्रीका में देखिए कि क्या हो रहा है, खासतौर से नाइजीरिया में और सोमालिया और कीनिया, इन तरह के मुल्कों में क्या हो रहा है। तो इस इस्लामोफोबिया पे आप ज़बरदस्ती रोक क्यों लगा सकते हैं कि साहब कि हम जो है वो हम सारी जातियां करेंगे, लेकिन तुम डरोगे नहीं। अगर डरोगे तो और उसके बारे में कुछ कहोगे तो ये इस्लामोफोबिया है, इसलिए तुमको और सजा दे दी जाएगी। तो if a religion like Islam is concerned majorly with other religions have to respond, otherwise they will be run over. लेकिन सर हमने तो इस तरह का इस्लाम कभी देखा नहीं था जो ऐसे लोगों को मार दे, और आजकल जिस तरह से होता जा रहा है ये चीज बढ़ रही है। लेकिन सर साथ साथ इमरान खान साहब ने जैसे कहा कि जी जब तक आरएसएस है और हिंदुत्व है तो हमारी बात भारत से नहीं हो पाएगी। ये इम्प्रेशन क्या है कि ये आरएसएस क्या है, और इसके बारे में एक नेगेटिव किस्म का कमेंट क्यों हम सुनने को मिलता है हमें, ना सिर्फ यहाँ पर बल्कि भारत में भी कुछ लोग जो आपके वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं, हामिद अंसारी साहब ने भी कहा कि जी मुसलमान बड़े खतरे में है भारत में। हामिद अंसारी साहब की तो बात बता दूं, हामिद अंसारी साहब के जो भतीजे हैं उनका नाम है मुख्तार अंसारी, और मुख्तार अंसारी जो है वो यूपी जो सबसे बड़ा प्रोविंस है आपके यहाँ, जिसको प्रोविंस कहते हैं, हमारे यहाँ स्टेट बोलते हैं, तो जो भारत का सबसे बड़ा स्टेट है उसकी पॉपुलेशन जो है वो पाकिस्तान की पॉपुलेशन के लगभग बराबर है। उसके सबसे बड़े डॉन हुआ करते थे मुख्तार अंसारी, उनके चाचा जी हामिद अंसारी। और मुख्तार अंसारी के खिलाफ जब मुकदमे चल के और उनका प्रोसिक्यूशन होके और वो जेल में बंद थे, तो हामिद अंसारी साहब ने अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करके उनको, जो एक कांग्रेस रूल्ड स्टेट थी, क्योंकि ये कांग्रेस के खासुल खास थे, और कांग्रेस के कैरेक्टर के बारे में तो मैं मौका लगेगा तो आगे बताऊंगा, क्योंकि कांग्रेस जो थी वो 1950 आपके 1952 के जब इलेक्शन हुए थे उसके पहले और इसके और भी पहले जवाहरलाल नेहरू ने सारे जितने भी मुस्लिम लीग थे उन्हें मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के थ्रू कांग्रेस में शामिल कर लिया था। तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग का मर्जर हो गया था एक तरह से। तो ये जितने भी लीगी उत्पाती थे, जो ट्रबल मेकर्स थे, वो सब कांग्रेस का पार्ट बन गए थे। कुछ दिनों तक बैठे रहे और उसके बाद फिर उन्होंने वही हरकतें शुरू कर दी कांग्रेस का, फ्रॉम विद इन कांग्रेस, जो ये पार्टीशन के पहले किया करते। तो ये जो हामिद अंसारी साहब हैं, इनके खिलाफ तो इतने सीरियस चार्जेस हैं, इनको तो ज़बरदस्ती एक अपीजमेंट के टोकन के फॉर्म में इनको वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया। वरना इनकी अगर आप देख लीजिए तो इनकी ये इंडियन फॉरेन सर्विस में हुआ करते थे। इंडियन फॉरेन सर्विस में ये अपनी सारी पोस्टिंग्स इन्होंने मैनेज की, सारी पोस्टिंग्स इनकी जो है वो वेस्ट एशिया में रही। और जब ये ईरान में हुआ करते थे तो वो जो इंडियन रॉ के जो वहां पे एम्प्लॉइज और ऑफिसर्स थे, इन्होंने उनको ही गिरफ्तार करवा दिया। तो इनके तो शोहरत में चार चांद जड़े हुए हैं। फिर मुख्तार अंसारी के बारे में बात कर रहा था मैं आपके। मुख्तार अंसारी जब पकड़ा गया तो उसको इन्होंने, पंजाब में इनकी कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, उसको करके वहाँ किसी और एक छोटा सा केस दर्ज कराया। यहाँ पर इसके खिलाफ मेजर केस चल रहे थे, मर्डर के और मल्टीपल मर्डर केसेस थे इसके, और बाकी आपके लैंड ग्रैबिंग और इस तरह के गैंगस्टर्स एक्ट में इनका चार्जशीट हो रखी थी। तो ये हमारे हामिद अंसारी साहब क्या करते हैं कि वहाँ पर उनकी कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, तो वहाँ एक मामूली सा कोई केस दर्ज कराया जाता है
और उस केस को दर्ज करा के फिर इनको वहाँ प्रोसिक्यूशन के लिए बुलवाया जाता है, और जेल में जो जहाँ पे ये बंद थे, झांसी एक जगह है यूपी में, वहाँ से प्रोटेक्शन वारंट के जरिए तलब करवा के ये वहाँ ले जाए जाते और वहाँ जेल में डाल दिए जाते हैं, और फिर वहाँ 5 स्टार फैसिलिटीज एंजॉय करते लगातार। ये हामिद अंसारी साहब का काम है। तो मुख्तार अंसारी जिसका भतीजा हो, उसके बारे में और कहने की क्या जरूरत है, और मुख्तार अंसारी को वो डायरेक्ट मदद कर रहा है। ऐसे आदमी के बारे में मेरा ख्याल से जब आपको यदि पता चल जाए कि ये किस तरह के इनके रिश्ते हैं, ये वहाँ के बड़े मिल्की अशराफ कहलाते हैं। ये आजमगढ़ गाजीपुर का एक एरिया है यूपी में, वहाँ के ये मिल्की अशराफ है, और यहाँ सब जानते हैं इनको कि ये पूरी तरह से दबदबा चलाते हैं वहाँ पे। ये वहाँ उसके सेठ बने बैठे हुए मुसलमानों के, उस एरिया के मुसलमानों के, और इनका एक ही काम है हेट्रेड फैलाना हर तरह से, और हेट्रेड फैला के ये बात करना कि साहब के हमारा ये जो खित्ता था ये तो ये मुगलों का था, और हमें मुगल एम्पायर वापस चाहिए, हमें दिल्ली वापस चाहिए, तो दिल्ली पे कब्जा चाहिए। यही आपके इमरान खान बोलते हैं। रियासत मदीना का जो इशारा है वो बिल्कुल साफ है कि हम तो मदीना में बैठे, हमें मक्का चाहिए। लेकिन सर हम तो अभी 100 साल कह रहे हैं, हम अच्छी तरह से समझते हैं। ये क्या 5 साल में से लोग समझने लगे हैं, समझने में हमारे जैसे लोग भी हैं उसके गुनहगार। हमने इसको काफी फैलाया चारों तरफ, सबको बिल्कुल क्लियर किया, तो उससे भी लोगों को ये पता चला कि भाई अगर कोई रियासत मदीना कह रहा है तो रियासत मदीना का उसका इशारा क्या है। लेकिन सर हम तो 100 साल लड़ने नहीं वाले सर, हम तो 100 साल हमने कहा हम नहीं लड़ेंगे। लेकिन आपका हेड स्पीच की अगर बात करें, उसकी जो कंडीशंस अप्लाई है उसका क्या होगा? वो जो आपकी नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी है उसमें नीचे लिखा हुआ है कंडीशंस अप्लाई, और कंडीशंस अप्लाई में हम 100 साल तक तब तक नहीं लड़ेंगे अगर कश्मीर इशू रिजॉल्व हो जाता है, नहीं तो हम लड़ेंगे। नहीं सर, हम वैसे सर अब कंडीशंस कौन सी है वो तो मुझे ठीक से नहीं पता, लेकिन बहरहाल हमने कहा है कि 100 साल हम नहीं लड़ेंगे। मगर सर अगर हेड स्पीच की बात करें तो वसीम रिजवी साहब भी बहुत हेड स्पीच किया करते थे, उनको तो आप लोगों ने लॉकअप में डाल दिया। अब जो उन्होंने हेड स्पीच करी है, वो हेड स्पीच उन्होंने, अब आप देखिए कि प्रोपेगेंडा कैसे चलता है। जो स्पीचेस जैसे जो वसीम रिजवी ने की, तो वो कहे कि भाई हमारे ऊपर हमला हो रहा है, और ये इसी तरह के हमले ये तो साफ दिख रहे हैं ना आपके, जिस तरह का ये आपके फरूक इस्लामी वाले इस कमर गनी कासमी ने किया, उस तरह का जो हमला है उसी के बारे में कि साहब के हमारे ऊपर। उसके पहले जो उनके यति नरसिंहानंद सरस्वती, उनके तो जो मंदिर में आके 2-3 बार उनके ऊपर अटेम्प्ट हो चुके। तो ये हमले के लिए हमें तैयार रहना पड़ेगा, हमें इसको रेजिस्ट करना पड़ेगा, और इसके लिए सब लोग जो है तैयार रहें, और जो भी आमद रफ्त कर सकते हैं, जो भी अपने, चाहे वो अपने घर में कोई असले रखने हो या कुछ रखने हो, बिल्कुल लीगल तरीके से वो सब करके इसकी तैयारी रखें, क्योंकि ये लगातार हमले हो रहे हैं और ये हमले बढ़ेंगे। इसको हेट स्पीच बता दिया गया। ये किस तरह की हेट स्पीच है भाई? और उसमें पूरा प्रोपेगेंडा शामिल हो गया। नहीं, आप देखिए इनके हाथ कितने बड़े हुए हैं कि सीधे जाकर अल जजीरा शुरू होता है, जैसे ही कुछ होगा यहाँ पे छोटी से छोटी चीज़ वो अल जजीरा में हाईलाइट होगी, अल जजीरा के बाद न्यूयॉर्क टाइम्स और इकोनॉमिस्ट और गार्जियन, इनमें सब में सब छपेगी। और ये मैं बार बार कहता रहता हूँ, हमारी जो लीडरशिप है स्पेशली आरएसएस और बीजेपी की, आरएसएस को ये बराबर कहते हैं साहब कि ये आरएसएस वालों को बेचारों को कह दिया टेररिस्ट। हम तो आरएसएस वालों कहते हैं कम से कम मुंह तो खोलो, वो तो बेचारे मुंह भी नहीं खोलते। वो जो सरसंघ चालक है, उनके हेड है, वो तो ये कहते हैं कि साहब के हिंदुओं और मुसलमानों का डीएनए एक है। हम उनको बार बार समझाते हैं कि भाई डीएनए से कुछ नहीं होता, कौरव और पांडव का भी डीएनए एक था। लेकिन वो तो अपनी तरफ से लगातार कोशिश करते रहते हैं कि भाई ये चीजें रिजॉल्व। मैं हमको बताते हैं उनको पूरा पार्टीशन के पहले का, जो आपने अनब्रेकिंग इंडिया अगर पढ़ी है तो हमने उनको बताया कि इससे रिजॉल्व नहीं होता है ये, क्योंकि किताब जो है उसमें कोई तब्दीली नहीं हो सकती। और किताब का कहना है कि भाई कि हर मुसलमान का फर्ज है कि उसको तो ग़ज़वा-ए-हिंद करना ही है,
और उसको पूरी दुनिया पर इस्लाम नाफिज करना ही करना है। तो ये चीज़ें, अच्छा ये चीज़ें बदल और नहीं सकती, कहते कि साहब एक भी इसमें लफ्ज़ चेंज नहीं हो सकता, कोई अल्फाज जो है वो बदल नहीं सकते। तो अगर इस तरह की नॉन चेंजिंग फिलॉसफी है तो लोगों को इससे लड़ना तो पड़ेगा ही ना। या तो आप सारे के सारे हम लोग कह दें कि नहीं साहब हम आपसे मानते हैं आपकी बात और हम कन्वर्ट हो जाते हैं, या फिर हम लड़ेंगे। निश्चित रूप से वी विल हैव टू फाइट इट आउट। लेकिन सर ये चीज हमें कांग्रेस की गवर्नमेंट जब थी तब इतनी ज्यादा बढ़ती हुई नजर नहीं आती थी। क्या बात है कि जब से ये बीजेपी की गवर्नमेंट आई है, स्पेशली मोदी जी की, जब से ये शुरू हुई है, चाहे पिछले टेन्योर में या अभी, ये चीज बढ़ती हुई जा रही है और सामने भी आ रही है। कोई खास वजह है या कांग्रेस के टाइम पे भी होती थी लेकिन हमें पता नहीं लगा? देखिए कांग्रेस के टाइम पे, देखिए कांग्रेस तो 2012 में 2013 में खत्म हो गई। 2014 में इलेक्शन हुए थे, उसके पहले उसके एक्चुअली इनकी लेजिटिमेसी तो उसके पहले ही खत्म हो गई थी। आपने देखे कि उनके वक्त में सोशल मीडिया इतना नहीं था, और मैं आप कह रहा हूँ कि कांग्रेस जो है वो हेविली कॉम्प्रोमाइज्ड रही है शुरू से, पहले दिन से। वो अब चीज़ें लगातार सामने आती जा रही, स्पेशली अभी सुभाष बोस के बारे में जो चीज़ें आपके ब्रिटिश डी क्लासिफाइड जो सीक्रेट फाइल्स हैं उनसे जो निकल रही है वो लग रही है। तो कांग्रेस वाज हेविली कॉम्प्रोमाइज्ड और कांग्रेस वाज जस्ट एन ऑल्टर ईगो ऑफ द ब्रिटिश राज। ये अब ये लगभग ये स्पष्ट होता जा रहा है। और जैसे मैंने आपको कहा कि नेहरू जी ने पटेल के मरने के बाद में एक तरह से पूरी तरह से कोऑप्ट कर लिया मुस्लिम लीग को, और मुस्लिम लीग ने कांग्रेस में शामिल होके उसी तरह की पॉलिटिक्स फिर से शुरू कर दी। और कई बार हमारा डिस्कशन होता है, यदि आप देखते हो कभी, तो कहते हैं कि भाई ये जो इंडिया की जो स्टेट है, जो हम कंपेयर करते हैं बिटवीन पाकिस्तान और इंडिया, तो उसमें हम ये कहते हैं कि भाई पाकिस्तान का जो नेशन है वो एक अननेचुरल नेशन है, लेकिन जो पाकिस्तान का स्टेट है वो नॉर्मल है। जो पाकिस्तान का नेशन है वो एबनॉर्मल है। वो एबनॉर्मल इसलिए है क्योंकि आपने देखा वो जो पूरी जो आपकी दो कौमी नजरिया, टू नेशन थियरी, वो सारी की सारी जो है कंप्लीटली एबनॉर्मल थियरी, और वो खुद पाकिस्तान में, पाकिस्तान बांग्लादेश अलग होने से वो एक्सप्लोड हो गई। लेकिन वो बात अभी भी उसी की करते हैं, और जो स्टेट है वो उस थियरी का गार्जियन है। तो स्टेट जो है वो एक नॉर्मल स्टेट इन द सेंस कि वो पूरी स्टेट की जो उसकी फिलॉसफी है उसको प्रोटेक्ट करके और उसको स्ट्रेंथन करके चलता है। हमारे यहाँ जो नेशन है वो तो नॉर्मल है। इंडियन नेशन इज अ नॉर्मल नेशन, इट इज अ सिविलाइजेशनल नेशन, इट इज थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ इयर्स ओल्ड। मतलब अब तो जो रिकॉर्ड आते जा रहे हैं उसके हिसाब से तो पता नहीं कितना पुराना इसका है, 24,000 साल, 25,000 साल तक के तो रिकॉर्ड मिल गए। तो इट्स एन एब्सोल्युटली नॉर्मल नेशन। लेकिन जो स्टेट है वो अजीब किस्म का एक अपोलोजेटिक स्टैंस रखता है। आप ये देखिए पाकिस्तान का स्टेट जो है वो एक एग्रेसिव स्टैंस रखता है, और इंडियन स्टेट जो है इट इज ऑलवेज अपोलोजेटिक। और अपोलोजेटिक क्यों है भाई? आपको किस तरह के अपोलॉजी है? यानी कि जिस माइनॉरिटी ने आपके मुल्क को तकसीम कराया उसके प्रति आप अपोलोजेटिक क्यों हैं? You should be able to call a spade a spade. You should tell, should be able to tell your people जो बैठे हुए हैं यहाँ मुल्ला मौलाना कि तुमने मुल्क तकसीम करवाया और तुम आज भी उसी थियरी को लेके चल रहे हो। जो देवबंद है, ये जो आपका ये मौलाना पकड़ा गया ये बरेलवी है। गुस्ताखी वाले तो आप जानते हैं वो बरेलवी होते हैं ज़्यादा। ये बरेलवी मौलाना। और आपकी वो जो तंजीम है जिसके लोग पकड़े गए हैं गुजरात में और जो वहाँ पर डोनेशन इकट्ठा करी, देखिए आप ज़रा, पाकिस्तान की तंजीम दावत इस्लामी, उसने गुजरात में अहमदाबाद में 200 मस्जिदों और मदरसों में उसके डोनेशन बॉक्स पाए गए।
उन डोनेशन बॉक्स में पैसे इकट्ठा होके कराची जाते थे और कराची से हवाले के जरिए फिर ये आपके ये कासमी और ये क्या दूसरा वो था, वो सिद्दीकी, कलीमुद्दीन सिद्दीकी, इन सब के पास आते थे। आप अब जरा देखिए कितना हिम्मत कितनी है क़ुव्वत इस्लाम यहाँ पर वापस इस्टेब्लिश करने की जो डिज़ायर है, जो प्रेरणा है, वो कितनी। तो ये जो ये काम कर रहे हैं, ये मेरा ख्याल से इनका एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस शायद इन्होंने देख रखा था, लेकिन बिकॉज ऑफ द एक्सप्लोजन ऑफ इंफॉर्मेशन ये चीज़ें जो हैं अब सबके सामने हैं, सबके मुंह पे हैं। एक बहुत बड़ा मूवमेंट जो है वो आउट ऑफ इस्लाम से जाने वालों का है, इससे ये बहुत ज़्यादा फ़िक्रमंद हैं। ख़ास तौर से जो इंडिया में जो चल रहा है, जो पता नहीं आपने देखा हो नहीं देखा हो, सचवाला जी और इस तरह के जो लोग हैं, तो वो हर चीज़ को एनालाइज कर रहे हैं। अच्छा, वो बेचारे इतने डर के रहते हैं, आप ये देखिए जो बात कहते हैं ना कि साथ विक्टिम प्ले करते हैं, वो इतने डर के रहते हैं कि वो सामने नहीं आ सकते। वो जो है अपना चेहरा छुपा के तब यूट्यूब पे बात करते। हाँ, मैंने देखे सर 1-2 चैनल्स, वो अपना चेहरा नहीं दिखा रहे थे, सिर्फ आवाज आ रही थी। लेकिन सर इसका हल क्या है? इसको किस तरह से मैनेज किया जाएगा, किस तरह से हैंडल किया जाएगा? हल कि वही है जैसे जो पाकिस्तान में है, जो मुल्ला मौलाना क्लास है, इसका तो इलाज जब तक आप नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता है, न यहाँ न पाकिस्तान कि दोनों क्या मैं कह रही हूँ, जो भी रिलीजन हो, चाहे कितने भी रिलीजन हो, वो आपस में मिलजुल के रहें। ये चीज भारत ये का कैसे होगा? तो कैसे इस्लाम होगा? का, वही मैं पूछ रही हूँ। ये तो इस्लाम में लिखा ही नहीं है कि आप मिलजुल करें। उसमें तो साफ लिखा हुआ है कि आपकी आपको हर जगह दारुल इस्लाम कायम करना है। अगर आप दारुल इस्लाम में नहीं हैं, आपकी जो मुल्क है वहाँ पर गैर मुस्लिम राज करते हैं, तो उसको आपको अपने दिली दिल में दारुल हर्ब मानना है। You have to be in a state of war mentally all the time. लेकिन सर तो सब एक इसका सोच तो के नहीं मैं है। तो ये कहता हूँ कि प्रॉब्लम मुस्लिम्स की नहीं है, प्रॉब्लम इस्लाम की है। ये मैं लेकिन सर लगातार कहता हूँ। और अब मुस्लिम्स आर ऑल्सो विक्टिम ऑफ इस्लाम। सर सब एक सोच के तो नहीं है। मेरे शो में बहुत से इंडियन मुस्लिम्स आए हैं, बड़े मतलब अच्छी बातें करते हैं, बड़े प्रोग्रेसिव किस्म के हैं, तो इस तरह के लोग भी हैं। और लेकिन अब ये नहीं पता मेजॉरिटी किन की है, मगर फिर भी आप क्या समझते हैं एज ए इंडियन? आपको क्या लग रहा है कि कैसे रोका जाएगा कि आगे ये जो किशन वाला हुआ था इंसिडेंट, वो आगे ना हो किसी के साथ? देखिए, आपकी बात बिल्कुल सही है कि बहुत सारे लोग आते हैं, लेकिन आपको फिर आपका जो खुद का जो हनफी मज़हब है सुन्नी इस्लाम का, और उसकी जो फंडामेंटल्स हैं, जो फ़िक़्ह के जो फंडामेंटल्स हैं, जो मेजॉरिटी, मतलब आप ये कह लीजिए कि सारे के सारे जो मेजॉरिटी क्या, ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी, वो देयर इज़ दिस प्रिंसिपल ऑफ तक़लीद। आप शायद समझती हो तक़लीद का क्या मतलब होता है। तक़लीद का मतलब होता है कि उनको तो सिर्फ जो मुल्ला मौलाना है उनकी नकल करनी है, यानी कि अक़ल का इस्तेमाल नहीं करना है। तक़लीद का मतलब ये है कि अक़ल का इस्तेमाल आपको नहीं करना है, अक़ल का इस्तेमाल सिर्फ मुल्ला मौलाना को करना है, और अगर आपने अक़ल का इस्तेमाल कर लिया तो आप दोज़ख में चले जाएंगे। वो तो मेरे शो में मौलाना सब कह के गए कि मजहब में अक्ल इस्तेमाल नहीं करनी। वो तो देखिए आपके यहाँ ही कह गए, वो तो कन्फेशन हो गया। तो जब मजहब में अकल का इस्तेमाल नहीं करना है, और अगर आप अकल का इस्तेमाल करेंगे तो जिंदगी आपके पास एक है और इतना बड़ा गुनाह है, अजीम हो जाएगा, उसके बाद फिर आपको हमेशा के लिए दोज़ख जाना पड़ेगा। तो आम आदमी तो इस बात से डरता है ना। तो आम आदमी को जब तक आप उससे बाहर नहीं निकालेंगे, जब तक उसको एजुकेट नहीं करेंगे, अब जो लोग आपके शो में आते हैं वो चंद क्या कहें, मतलब पूरी कम्युनिटी के 1% भी नहीं होंगे। ठीक। तो बाकी आप जब देख रहे हैं, जैसे आपके ही देख लीजिए, आपका अगर एग्जाम्पल लूँ मैं, तो इस टाइम के जो आपके जो बरेलवी बुखार चढ़ा हुआ है पाकिस्तान में, ये तहरीक लब्बैक वाले जो हैं, जो कुछ कर रहे हैं, ये क्या है?
अरे क्यों है? ये है तो इसीलिए है कि साहब वो मौलाना की तकलीद करनी है हमको, और मौलाना जो है उसको अपनी पावर जो है अगर कायम रखनी है तो उसको ये बातें करनी करनी है। तो ये तो एक विशेष साइकिल है जिससे बाहर निकलने का तरीका जो मुझे इस वक्त दिख रहा है वो इन्फॉर्मेशन मोर नॉलेज, और वो हो रही है। और इस वजह से इन लोगों में बहुत छटपटाहट है इस वक्त, और उस छटपटाहट की वजह से ये बिलों से बाहर निकल के आ रहे हैं। और आप देखेंगे कि इनको प्रोटेक्ट करने के लिए हामिद अंसारी जैसे लोग भी आते हैं। और अगर आप ये देखें कि किस तरह से इन्होंने वेस्ट में अपना जाल बिछा लाया है, तो उसमें भी मेरा ख्याल से आप कहीं रॉबर्ट स्पेंसर वगैरह को लेके आए और उनसे बात करें तो वो भी बताएंगे आपको कि किस तरह से वेस्ट में इसका जाल पूरा तरह फैला रखा है, और इतनी एक्सपर्ट तरीके से पहले तो एग्रेशन करेंगे फिर विक्टिम प्ले करेंगे। और इसका एग्जाम्पल अगर देखना है, मैंने तो अनब्रेकिंग इंडिया में पूरा लिखा हुआ है। वैसे मैं बता दूं हमारे दर्शकों को, आपके दर्शकों को, सारे जो देख रहे हैं इस वक्त की, अनब्रेकिंग इंडिया की जो हिंदी एडिशन है वो भी आ गई है, तो जो हिंदी वाले हैं वो भी अब उसको पढ़ सकते हैं, अमेज़न पे जाके उसकी तुरंत बुकिंग करा सकते हैं। तो उसमें तो ये बिल्कुल पूरा पैटर्न मैंने ड्रॉ करके, और एक एक उसमें आप ये देखिए कि ब्रिक बाई ब्रिक जोड़ के दिखाया है। बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन यहाँ पे मैं यही कहना चाहूंगी लास्ट में कि जियो और जीने दो की पॉलिसी होनी चाहिए कि आप दूसरे को जीने दें, खुद भी जिए, और इस तरीके के क्लैशेस ना हो तो ही अच्छा है। वरना जिस तरह से हमने पाकिस्तान में देखा कि क्लैशेस बढ़ते चले गए, और अभी जो है एक दिन 2 दिन पहले जो है एक हिंदू कम्युनिटी के हैं उनको भी इसी तरीके से मार दिया गया, और वो भी न्यूज आ रही थी कि जी आप हिंदुस्तान चले जाओ नहीं तो मार देंगे, और फिर वाकई में सचमुच में ही उन बेचारों की जान ले ली। तो ये चीज जो है ये हम रोक नहीं पा रहे, हम लोग बोल रहे हैं, शोर मचा रहे हैं, लेकिन हमारी आवाजें पता नहीं पहुंच नहीं पा रही वहां तक कि जो लोग इसके ऊपर पॉलिसी बना सकते हैं। ये चीज आई विश के हिंदुस्तान में ना हो और इस तरह के क्लैशेस ना हो, और जैसे हम फिल्मों में देखते हैं ना वो अमर अकबर एंथोनी, वो उस तरह का माहौल हो और सब लोग जो है वो आपस में मिलजुल कर रहे हैं। देखिए बात कहने में बड़ी अच्छी लगती है, और बेसिकली अगर आप हिंदुइज्म का, सनातन धर्म का जो भी बेसिक जो प्रिंसिपल्स है वो सारे के सारे जियो और जीने दो के ही हैं। सारे प्रिंसिपल्स जो हैं वो यूनिवर्सल हैं, लेकिन इस्लाम उसको नहीं मानता। तो ताली तो दोनों हाथों से बजेगी। बिल्कुल। और जिसको कहते हैं ना कि साहब हिंदुत्व बड़ा खराब है, तो हिंदुत्व जो है, जिसको हिंदुत्व ये लोग कहते हैं, बेसिकली हिंदुत्व इज द हिंदुइज्म दैट रेजिस्ट्स। वो जो है इट इज नॉट रेडी टू जस्ट लाई डाउन एंड बी रन ओवर, वो इसके लिए तैयार नहीं है। तो कह रहा है भाई हमारे तो सिद्धांत है, जैसे मैं कई बार मैंने इस पर डिस्कशन किया है और कई सारे अच्छे मुस्लिम स्कॉलर्स के साथ डिस्कशन किया है कि भाई हिंदू राष्ट्र में क्या प्रॉब्लम है। हिंदू राष्ट्र में तो जिम्मी होता नहीं। तो आप देखिए खालिद उमर साहब हो गए, तारिक फतेह हो गए, ताहिर गोरा हो गए, इस तरह के कई सारे स्कॉलर्स जो है वो आते हैं और वो सब तैयार यूनानिमस कि हिंदू राष्ट्र में किसी को कोई प्रॉब्लम होनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि जो हिंदू फिलॉसफी, जो सनातन फिलॉसफी है वो तो यूनिवर्सलिज्म पे बेस्ड है पूरी तरह से। एकम सत विप्रा बहुधा वदंती, या वसुधैव कुटुंबकम, या अहिंसा परमो धर्म, या सर्वधर्म समभाव। जो सब में, न केवल आदमियों में, मतलब न केवल इंसानों में, बल्कि जो आपके और जो भी है, जानवर हैं या पेड़ पौधे हैं, उसमें सब में जो ईश्वर देखता हो वो भेदभाव कैसे कर सकता है? ये समझने वाली बात है। और इसीलिए आप देखते होंगे कि जनरली ये लोग इस तरह की हरकतें यहाँ कर पाते हैं, वो इसीलिए कर पाते हैं क्योंकि हिंदू के दिमाग में जल्दी से ये बात आती नहीं कि साहब हमें भेदभाव करना चाहिए या हमें किसी तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन करना चाहिए। उसका ये फायदा उठाते हैं।
तो फिर हमारे जैसे लोग जो हैं वो बताते हैं कि भैया इसको समझो। तो जब हम लोग इसको बताते हैं तो लोगों में एक कॉन्शियसनेस आती है और वो देखते हैं कि अगर आप ईश्वर अल्लाह तेरे नाम मंदिरों में गा सकते हैं तो मस्जिदों में नहीं गाएंगे, उसके ऊपर प्रोहिबिशन है। तो फिर वो रिएक्ट करते हैं कि भाई हम मंदिरों में भी नहीं गाने देंगे। देयर हैज टू बी ए रेसिप्रोकेशन, ये एक तरफा प्यार नहीं हो सकता। बिल्कुल नहीं सर, हम आई विश के लोग आपकी बात सुने और आप जैसे जितने लोग हैं उनकी बात सुने और कुछ थोड़ा अमन हो और लोग मिलजुल कर रहें और इस तरह की जो इंसिडेंट्स हैं वो हमें देखने को ना मिले, बल्कि सुकून से सब लोग रहें। बहुत शुक्रिया सर, आज आपने ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट टू एवरीवन।